हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। देखिए दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का विषय है यूनिट 1 और यूनिट 1 में है देवनागरी भाषा और उसकी लिपि का विकास, यानी हमारी भाषा और उसका विकास ये हम पढ़ेंगे। और ये सिर्फ नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जितनी भी हिंदी की परीक्षाएं हैं, चाहे वो टीजीटी है या पीजीटी है, सभी से यहाँ प्रश्न आते ही आते हैं। क्योंकि हिंदी की जो लिपि है देवनागरी, तो हिंदी की परीक्षा देने वालों सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो सभी देखें, चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, नेट असिस्टेंट प्रोफेसर सभी में काम आने वाले प्रश्न हैं। दूसरी बात यह है कि बार बार मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, एक बार थोड़ा सा कोर्स के बारे में बता देती हूँ। अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं टीजीटी पीजीटी एस्टेट का, तो केवल और केवल 999 रुपये मिलेंगे। अगर आप नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर का लेना चाहते हैं तो 1499 रुपये के मिलेंगे, मात्र और मात्र। अब नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के मैंने इसमें 3 पार्टों में बांटे हैं, जिसमें आप देखेंगे, जिसमें हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए शॉर्ट नोट्स हैं और जो सब्जेक्टिव के लिए है विस्तार से हैं। इसके साथ ही मूल पुस्तकें भी हैं। यानी देखिए, एक बार मैं बता देती हूँ आपको, शॉर्ट नोट्स, ठीक है, उसके साथ ही आपके लिखित पेपर के हैं, उसके साथ ही मूल पुस्तक के। यानी कि मतलब ये है कि कहीं से भी एक भी प्रश्न नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर में बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। रही बात मेरे टीजीटी पीजीटी के नोट्सों की, तो भाई देखो, एमआरएस एनवीएस की मैं 100% गारंटी लेती हूँ, एमआरएस एनवीएस की। लेकिन आपके हरियाणा के जो एसपीएससी के जो पेपर है पीजीटी और केवीएस का, उसमें आपको एनसीईआरटी की पुस्तकें भी पढ़नी पड़ेगी। तो एनसीईआरटी पूरे यूट्यूब पे मैंने बिल्कुल फ्री पढ़ा रखी है। एनसीईआरटी की क्लास अभी क्या पेड क्लास में नहीं मिलेंगी, बाकी के नोट्स सारे मिलेंगे, ठीक है। अगर आप टीजीटी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक इकट्ठा लेना चाहते हैं तो ये मात्र 2000 रुपये में मिलेंगे, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं। और ये वो प्रश्न है अभी तक की परीक्षा में पूछे गए हैं, और या कोई प्रश्न रह भी गया है तो आगे पूछे जाने की संभावना है। तो यहाँ देखेंगे, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। मतलब कि ये कथन किसका है? कामता प्रसाद गुरु का है, भोलानाथ तिवारी का है, श्याम सुंदर दास का है, बाबू सक्सेना का है। तो ये कथन रहेगा आपका 2 भोलानाथ तिवारी। अब भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति के अनुसार आदान प्रदान होता है, और आदान प्रदान करने के लिए जिन ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। मतलब आदान प्रदान करने वाली भाषा को क्या कहते हैं? ये भाषा किसने दी? भोलानाथ तिवारी ने। तो याद रखेंगे, देखो पूरी परिभाषा याद नहीं होती है, इसके लिए हमें कुछ शब्द पकड़ लेने हैं। जैसे आपने यहाँ आदान प्रदान पकड़ लिया, तो ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो आप याद रखेंगे। पूरी परिभाषा याद नहीं होती है, तो कुछ हिंट वाले शब्द पकड़ लिया करो। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। अब क्या है, बहुत सारे विद्यार्थियों को यहाँ गलती हो जाती है। मतलब कि जल्दबाजी में प्रश्न गलत कैसे करते हैं कि हमने सत्य था, असत्य था, है नहीं है, ये हमने नहीं पढ़ा जल्दबाजी में। तो इसके लिए मैं बिल्कुल आसान तरीका बताती हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रश्न में पूछा क्या गया है उसको अंडरलाइन करें। यहाँ पर आपका 50% प्रश्न ठीक हो चुका है, क्योंकि आपने प्रश्न को समझ लिया है, ठीक है। अगर आप प्रश्न को अच्छी प्रकार समझते हो तो फिर आपका
प्रश्न के गलत होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। अब आपने समझ लिया, अब हम आगे बढ़ेंगे। और अब मेरी ये गारंटी है, अगर आपको प्रश्न आता है, नहीं भी आता है तो आप क्या है, जैसे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है कई पेपरों में, तो आप ज़रूर क्या है हिंट लगा लॉजिक से प्रश्न को ज़रूर ठीक कर सकते हो। भाषा व्यक्तिगत संपत्ति है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा अर्जित संपत्ति है और भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। तो असत्य कथन का चयन करना है, तो इसमें क्या है, भाषा अर्जित संपत्ति है। प्रश्न नंबर ये तो भाई थोड़ा सा व्यक्तिगत अनुकरण, ये मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि अनुकरण से, बिल्कुल भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा परिवर्तनशील है, बिल्कुल परिवर्तनशील है, क्योंकि देखो नए नए शब्द आते रहते हैं। अब जो हम हिंदी बोलते हैं, क्या हम बिल्कुल हिंदी के शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसमें अंग्रेजी के भी करते हैं, उर्दू के भी करते हैं, कि हमको पता भी नहीं होता कैसे, जैसे आप बोलते हो रेलगाड़ी। अब क्या है लोपथगामिनी, हिंदी का लोपथगामिनी किसी को सही है, वैसे तो ज़्यादातर को पता है, अगर नहीं पहली बार सुन रहे हो तो आपको बड़ी हैरानी होती है, आपको लग रहा है कि रेलगाड़ी, हमें तो हिंदी बोलते हैं। तो भाषा परिवर्तनशील है, अनेक भाषाओं के शब्द इसमें आते हैं। भाषा अर्जित संपत्ति है, बिल्कुल भाषा अर्जित है। इसमें मेरे ख्याल से, इसमें उत्तर में इसमें 3 दिया है, लेकिन मेरे ख्याल से ये आना चाहिए व्यक्तिगत संपत्ति, क्योंकि भाषा व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, ये एक सामाजिक, यानी समाज से हम सीखते हैं। तो मेरे ख्याल से भाई इसका ए आना चाहिए, भाषा अर्जित संपत्ति, बिल्कुल हम अर्जित करते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, अब क्या मान लीजिए उसके पास है, मतलब कि ये है कि उसके जो आवाज़ है उसकी, वो क्या है जन्मजात है, लेकिन वो हिंदी बोलेगा, आगे जाके अंग्रेजी बोलेगा, फारसी क्या बोलेगा, ये समाज से सीखता है। तो मुझे जहाँ तक, आप बताइए कमेंट बॉक्स में आपको क्या लगता है, क्योंकि मेरे ख्याल से तो ये तीनों मुझे ठीक लगते हैं इसमें, लेकिन उत्तर में ये दिया गया था। निम्न में से बोली का नाम निम्न में से क्या नहीं है, मैं फिर बताती हूँ, नहीं है को अंडरलाइन करना है। विभाषा है, उपभाषा है, प्रांतीय भाषा है, तो ये तो आप बिल्कुल आसान प्रश्न लगा लोगे, ये अब भाषा नहीं है, बाकी तीनों हैं। फिर निम्न में से असंबंध, मतलब कि उनका संबंध नहीं है आपस में, बाकी 3 का है, 1 का नहीं है, वो देखना है। वैदिक संस्कृत, देखो संस्कृत में भी 2 हैं, एक है वैदिक संस्कृत और दूसरी है लौकिक संस्कृत, ठीक है। अब वैदिक संस्कृत का नाम वैदिक क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें 4 वेद लिखे गए थे, वेद पुराण लिखे गए थे। अब जो लौकिक संस्कृत है, ये वेद जो पढ़े लिखे होते थे ना उस समय, जिनको संस्कृत भाषा का ज्ञान होता था, तो वो क्या है, वो ही बोलते थे। लौकिक संस्कृत जो मतलब कि सामान्य, यानी कम पढ़े लिखे थे या बिल्कुल अनपढ़ थे, वो बोलते थे। लेकिन इसमें ध्यान रखेंगे, लौकिक संस्कृत में जो आपकी महाभारत है, रामायण है, ये लौकिक संस्कृत में लिखी गई थी। यानी आम बोलचाल की जो भाषा थी उस समय महाभारत और रामायण लौकिक संस्कृत में लिखी थी, बाकी वेद और पुराणों में ये वैदिक संस्कृत में लिखी गई थी। पाली में आपके ये थे कि पाली जो महात्मा बुद्ध के ग्रंथ थे पाली में लिखे गए थे, और जो प्राकृत में जैन ग्रंथ लिखे गए थे। बाकी अपभ्रंश में जो हमारा जो साहित्य है हिंदी का, वो लिखा जाने लगा। तो इसमें आपका रहेगा ऑप्शन नंबर, इसमें 3, ये पाली गलत है, इसमें 500, इसमें 1 आएगा भाई, ठीक है। तो ये बाकी ठीक है, याद रखेंगे। 2000 से 800 ईस्वी पूर्व, ये 800 से 500 ईस्वी पर अपभ्रंश भी ठीक है, और 1000 ईस्वी के बाद आपकी हिंदी शुरू हो जाती है, ठीक है। और जो अपभ्रंश है, इसके बाद कई बार अवहट भी आ जाता है, तो याद रखेंगे अवहट क्या है, अपभ्रंश का ही बिगड़ा हुआ रूप है, लेकिन ये एक मतलब बहुत महीन इसमें असमानता है, बाकी मिलती जुलती है। कई बार अपभ्रंश के बाद सीधा हिंदी भी लिखा जाता है, तो याद रखेंगे अगर अवहट आता है तो अवहट करेंगे, नहीं आता है तो फिर सीधा हिंदी ही आएगा। निम्न में से किस विद्वान ने स्वरों की संख्या 14 मानी है, तो याद रखेंगे वैसे स्वर कितने 11 है, जो मान्य के देवनागरी लिपि के अनुसार है, लेकिन यहाँ किसी विद्वान के अनुसार है। याद रखेंगे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर हरदेव भारी, डॉक्टर उदयनारायण तिवारी, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी। तो यहाँ आपका उत्तर रहेगा 5 का ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर हरदेव भारी के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है, 14 है। देखिए भाई, बार बार मैं प्रश्नों के बारे में नहीं बताऊंगी, इतना याद रखेंगे। ये प्रश्न मैंने वही लिए जो अभी तक के आए हुए प्रश्न हैं,
कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो नहीं भी आए तो आगे पूछे जाने की संभावना है। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा। निम्न में से असंबंध का चयन कीजिए। पाली प्रथम प्राकृत, प्राकृत द्वितीय, तो यहीं गलत हो जाएगा। प्राकृत क्या है? द्वितीय प्राकृत है। क्या है? द्वितीय प्राकृत है। तो यहाँ ही आपका ऑप्शन नंबर 2 यही गलत हो गया, यही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से असम, देखो जो प्रश्न नॉर्मल है उसमें हम ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। ठीक है, पश्चिमी हिंदी, बुंदेली, राजस्थानी, मारवाड़ी, पहाड़ी, पूर्वी, तो ये प्रश्न पूर्वी का पता नहीं मतलब हर परीक्षा वाले को क्यों पसंद आता है, तो ये आप ध्यान से सुन लेना। वैसे सभी को आता है क्योंकि कई बार आया हुआ है, आपने रट रखा है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत हमारी 3 बोलियां आती है, जो आती हैं आपकी अवधी है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी है। तो ये प्रश्न जिस वैसे सबको याद है, रट रखा है। अगर नहीं भी याद है भाई, जो पहली बार तैयारी कर रहा है, तो बता देती हूँ। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपकी 3 बोलियां आती हैं, जिसमें आपकी अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी आती है? 3 आती है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो यहाँ आपका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 7 करेगा 3। ये पहाड़ी के अंतर्गत नहीं आती, किस में आती है? ये पूर्वी के अंतर्गत आती है। ठीक है, पश्चिमी आपकी 5 आ जाएगी। जो आपकी हरियाणवी है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ही आती है। कन्नौजी भी पश्चिमी आती है। निम्न में से सत्य कथन का अब की बार सत्य पूछा गया है, यानी सही पूछा गया है। देवनागरी लिपि अक्षरिक है। देवनागरी लिपि में एक वर्ण से एक से अधिक ध्वनि है। देवनागरी लिपि की वर्णमाला का वर्णक्रम अवैज्ञानिक है। देवनागरी लिपि वर्णात्मक लिपि है। तो 8 का रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ये क्या है? देवनागरी लिपि अक्षरिक है। ये क्या है? सत्य है। अब क्या देवनागरी लिपि में एक वर्ण के लिए एक से अधिक, ध्यान से पढ़ना है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जल्दबाजी में प्रश्न गलत नहीं करने हैं, ध्यान से पढ़ना है। अब ये क्या, ये जो नियम है ये अंग्रेजी में है। ठीक है, ये आपकी इंग्लिश भाषा में है। हमारी हिंदी में तो एक वर्ण के लिए एक ही ध्वनि है। अब क्या देवनागरी लिपि वर्ण अवैज्ञानिक, ये क्या है? वैज्ञानिक है, यानी वैज्ञानिक मतलब कि इसको मान्यता प्राप्त है, ये मानक भाषा है, संविधान में इसे दर्जा दिया गया है। देवनागरी लिपि वर्णात्मक लिपि है, ये बताया गया अक्षरिक लिपि है। आगे बढ़ते हैं। असंबद्ध मतलब गलत का चयन करना। अयोग व डेड है, यही गलत हो गया, नो का ए आएगा। अयोग व डेड है नहीं है, ये उत्क्षिप्त अड है और अड है, उत्क्षिप्त है। ये क्या है? उत्क्षिप्त है। ठीक है, ये अड है और अड क्या है? उत्क्षिप्त है। अयोग व में आपके आएंगे, ये आएंगे अयोग व, ये 2 हैं, ये आपके अयोग व। अयोग का मतलब होता है क्या है? इनका मतलब कि न तो ये स्वरों के साथ तो ये लिखे जाते हैं, लेकिन इनका उच्चारण आप करोगे तो व्यंजन की तरह होता है। इनका व्यंजन की तरह उच्चारण होता है और ये लिखे जाते हैं इसमें स्वरों के साथ। ए का मतलब है नहीं, योग का मतलब है योग वहन, मतलब ये योग वहन नहीं करते हैं, यानी किसी के साथ जुड़ते नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये अर्थ ग्रहण करते हैं, फिर भी हिंदी में इन्हें दर्जा दिया गया है। मतलब लिखे तो जाते हैं स्वरों के साथ और बोले जाते हैं, मतलब उनका उच्चारण होता है व्यंजन की तरह। बाकी ये सही है। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, अक्षय, त्रय, अज्ञेय और श्रेय। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। व्यंजन ध्यान रखिए, व्यंजन अगर संयुक्त वो आ जाए स्वर, तो संयुक्त स्वर ये होते हैं 4। 1 मिनट, संयुक्त व्यंजन तो आपने देख लिए, मैं एक बार संयुक्त स्वर और बता देती हूँ। संयुक्त स्वर ए आई ओ औ, ये क्या है? 4 ये संयुक्त स्वर है और अक्षत्र अज्ञेय ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन है और ये संयुक्त स्वर है, मतलब कि ये 2 वर्णों से मिलकर बने, इसलिए इन्हें संयुक्त मतलब जोड़ जिनके साथ जोड़ आता है। ठीक है, जोड़े गए हैं। निम्नलिखित में से इन कथनों पर विचार करना है। यह रह क्या है? अंतस्थ है, बिल्कुल है, 4 अंतस्थ है। ये वह अर्धस्वर है, मतलब कि ये आधे स्वर के, देखो यह वह, ये मतलब कि इनका ये लिखिए तो क्या मतलब कि ये वही बात है। अर्ध मतलब आधा स्वर, यानी आधा स्वर की तरह इनका उच्चारण होता है। यह वह का अर्ध स्वर मतलब आधे स्वर, यह वह उच्चारण करके आप देख लेना। रै प्रकंठित है, नुंठित है, ये प्रकंपित आएगा, प्रकंठित नहीं, ये प्रकंपित होता है भाई, ये प्रकंपित।
प्रकंपित का मतलब होता है जैसे रै, तो ऐसे रै कर रहे हो तो आपकी जो है आपकी जीभ मतलब प्रकंपित कर रही है, मतलब कि ये क्या कहते हैं उसको, कंपन कर रही है, लुंठित, और जैसे लुढ़क रही है, लुंठित मतलब लुढ़कना। तो रै कर रहे हो तो आपकी जीभ देखना, रै का उच्चारण करके देखो लुढ़क रही है। तो इसमें आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 2, यानी सभी सही है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। शोरसेनी, पैसाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी, मागधी कौन सी भाषा के 5 भेद हैं? तो इसमें आप याद रखेंगे 11 का रहेगा 4, ये अपभ्रंश आएगी। माचिस किस भाषा का, ये बहुत पूछे जाते हैं, ये किस भाषा का शब्द है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे क्योंकि बार बार प्रश्न उसकी गलत भी होता है। माचिस आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है, माचिस किसका, अंग्रेजी भाषा का है। निम्नलिखित भाई इसमें क्या है, इसमें विचार करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई शब्द है, पहले आप इसको पढ़ लो ध्यान से फिर बताना, ठीक है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई शब्द है। सार्थकता की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई शब्द है। भाषा की व्याकरणीय योग्यता प्राप्त लघुत्तम इकाई पद या रूप है। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य है। तो इसमें देखेंगे केवल 1 2 4 सही है, केवल 2 4 सही है, केवल 2 3 4 सही है, सभी सही है। तो इसका रहेगा आपका 3, ऑप्शन नंबर 3, 2 3 4 सही है। अब ये क्या है, एक सही क्यों नहीं है, ये तो आप पढ़ लोगे, ये ध्यान देखना। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण है, ध्यान रखेंगे। भाषा की उच्चारण की दृष्टि से अगर आपसे पूछा जाए तो आपका उत्तर आएगा वर्ण। उच्चारण की, 1 मिनट भाई, उच्चारण की दृष्टि से, ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से पूछा जाए तो आपका आएगा वर्ण। अगर आपसे सार्थकता की दृष्टि से, सार्थकता मतलब अर्थ, मतलब उस अर्थ सहित, मतलब अर्थ सहित, यानी कुछ भी, ये नहीं कि आपने मैंने लिख दिया ये, ठीक है, कुछ भी लिख दिया, मान लीजिए मैंने लिख दिया ये, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। हालांकि आप कहते हो ना 2 या 2 से अधिक शब्दों के समूह को शब्द कहते हैं, बिल्कुल नहीं जी। 2 या 2 से अधिक सार्थक, 2 या 2 से अधिक सार्थक वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। सार्थक का होना बहुत जरूरी है। अब ये भी वर्ण है, 2 से अधिक हो गए, 3 हो गए, तो इनका कोई अर्थ हुआ, बिल्कुल कोई अर्थ नहीं हुआ। तो सार्थकता की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई शब्द है, यानी अर्थ के सहित। अब देखो मैंने ये लिखा, अब इसका अर्थ है भी कम, मतलब कम, लघु, कम से कम यानी थोड़ा, तो इसका अर्थ है। लेकिन उच्चारण की दृष्टि से देखा जाए तो ए क्या है, ये ए है, वह है, तो उच्चारण की दृष्टि से छोटा ये होता है और सार्थकता की दृष्टि से शब्द होता है। तो इसका अंतर जानेंगे, इसलिए ये गलत है, ठीक है। उच्चारण की दृष्टि से वर्ण आएगा, सार्थकता की दृष्टि से शब्द आएगा। तो इसका उत्तर मैंने आपको बता दिया था, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं। मानसरोवरों की संख्या कितनी मानी गई है? तो मानसरोवरों की संख्या 8 मानी गई है। जैसे कुछ जैसे जो शुरू के ए आ ई ये लिए गए, लास्ट के छोड़ दिए गए हैं 4। एक विचार पूर्णता से प्रकट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। एक विचार पूर्णता से प्रकट करने वाले शब्द को वाक्य कहते हैं। वाक्य उक्त परिभाषा किस विद्वान की है? मतलब ये किस विद्वान की परिभाषा है? ये है कामता प्रसाद की है। किसी विचार यानी किसी विचार पूर्णता से प्रकट करने वाले शब्द समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ये कामता प्रसाद, भाई ये जो ये परिभाषा है ना, इसको तो कोई समझा नहीं सकते, आप भी नहीं समझा, इसके आपको रटना पड़ेगा। ये परिभाषा किसकी है, ये किसकी है, ठीक है। आदान प्रदान आ जाए तो भोलानाथ तिवारी की है। आदान प्रदान, ये कुछ वर्ड, कुछ ऐसे कुछ शब्द पकड़ लिया करो, ऐसे पूरी परिभाषा याद नहीं भी होती है। निम्न में अर्थ का परिवर्तन की दिशा नहीं है। निम्न में क्या अर्थ परिवर्तन की दिशा नहीं है? मैं बार बार बोल रही हूँ कि इसलिए बोल रही हूँ कि ताकि आप परीक्षा में कंफ्यूज ना हो। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ये कहते हैं कि आते आते 3-4 गलत हो गए, क्योंकि आप प्रश्न को जल्दबाजी में पढ़ते हो। तो मैं बार बार कह रही हूँ कि जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है, अंडरलाइन करना है कि पूछा क्या गया, बाद में प्रश्न मतलब फिर निशान लगा रहा है। अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, अर्थ संदेश, अर्थादेश। देखो
यहाँ थोड़ा सा गहराई से प्रश्न है, लेकिन बिल्कुल आसान प्रश्न है। पहले मैं इसका उत्तर बता देती हूँ। अर्थ संदेश ये इसका नहीं है। अब अर्थ विस्तार क्या है, क्या होता है? मान लीजिए कोई भी शब्द दिया गया, अब उसका विस्तार से भी हम उसका अर्थ निकाल सकते हैं। विस्तार से मतलब जैसे बोलते हैं ना, कोई भी, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, जैसे कि जैसे बोला कि आपने मान लीजिए एक मिनट, जैसे कि आपने बोला अभी जैसे मैंने बोला आपको विस्तार मतलब एक जैसे पर्यायवाची होते हैं ना, मैं बाद में बताऊंगी आपको, कुछ पर्यायवाची होते हैं ना तो वो अर्थ विस्तार में आते हैं। जैसे एक शब्द के बहुत ज़्यादा अर्थ निकल रहे हो तो अर्थ विस्तार हो जाता है। जब अनेकार्थी मतलब एक अर्थ के अनेक अर्थ निकले, एक शब्द के अनेक अर्थ निकले तो वो अर्थ विस्तार। अर्थ संकोच मतलब कि एक मतलब वो संकुचित हो जाते हैं, यानी शब्द का एक ही अर्थ होगा, अन्य नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला अभी कम, तो ये कम का कम ही होगा, तो इसका और अर्थ नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब मुझे ये ध्यान आ गया, जैसे कि मान लीजिए जैसे टैक्स है। ठीक है, तो इस तरह के शब्द अर्थ विस्तार में आएंगे। अर्थादेश मतलब कि एक ही मतलब कि ये होते हैं कि मान लीजिए कोई भाषा है तो वो अपने भाषा में रूढ़ हो जाते हैं। ठीक है, ये अर्थ संदेश इसमें नहीं आएगा, ये तीनों आएंगे। ये अनेकार्थी में आएंगे, अर्थ विस्तार वाले अनेकार्थी में आएंगे। ये एकार्थी वाले जितने शब्द होते हैं अर्थ संकोच में आएंगे, एक अर्थ वाले। अर्थ विस्तार वाले अनेकार्थी में आएंगे। अर्थ संकोच वाले माफी चाहूँगी, अर्थ विस्तार वाले अनेकार्थी में आएंगे, अर्थ संकोच वाले एकार्थी में। अर्थादेश जो रूढ़ हो जाते हैं एक ही के लिए। नासिके व्यंजनों का दूसरा नाम क्या है? नासिके। तो देखिए ये बिल्कुल आसान है, लेकिन बार बार पूछा जाता है। पंचमाक्षर जो ए डैण में नहीं होते, ए डैण में, यानी जो आपके वर्गीय व्यंजन होते हैं ना, जैसे कचट तप, उनके लास्ट के जो वर्ण होते हैं जैसे पंचमाक्षर होते हैं लास्ट के ए डैण में, तो ये सारे पंचमाक्षर में आएंगे। और ये इनका उच्चारण नासिके मतलब इनका उच्चारण नाक से होता है, तो ये इसका रहेगा आपका तीसरा। हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? बिल्कुल आसान है, लेकिन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हिंदी का जो शब्द है ये फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी किसी एक रूप भाषा का नाम न होकर एक भाषा परंपरा का नाम है, ये कथन किसका है? तो ये रहेगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी किसी एक रूप भाषा का नाम न होकर एक भाषा परंपरा का नाम है, ये किसका? हजारी प्रसाद। तो इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं, आपको रटना होगा। ये भी कट गया है, यहाँ पूरा नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम अगला ले लेंगे। प्रश्न हमारे पास और भी बहुत ज़्यादा है। मिस्र बंधु विनोद के कुल कितने भाग हैं? मिस्र बंधु विनोद के कुल क्या है? 4 भाग हैं, 3 रहेगा। और ये मिस्र बंधुओं ने, मिस्र जैसे श्याम राम सुखदेव, ठीक है, राम श्याम सुखदेव, ये तीनों भाई थे। ठीक है, और ये क्या है, तीनों ही मतलब अपने ग्रंथों की रचना इकट्ठे करते थे। साहित्य देश को आलोचना से पृथक करने वाले प्रथम आचार्य साहित्य इतिहास, इसमें इतिहास छुपा है। साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक करने वाले प्रथम आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह। तो इसमें रहेगा रामचंद्र शुक्ल। देखो मैं आज आपको एक मतलब वैसे तो सबको पता होगा, लेकिन हो सकता है कि एक आध अभ्यर्थी जिसे नहीं पता, और मैं सबको साथ लेकर चलती हूँ। एक मैंने मेरे दिमाग में आ गया इसको देखते हुए, एक मैंने है ये लिखा है, एक मिनट में दोबारा से लिखती हूँ। एक मैंने है ये लिखा, एक मैंने है ये लिखा। अब भाई इसमें मैंने बिंदी लगा दी, एक इसमें नहीं लगाई। तो बहुत से अभ्यर्थी ऐसे करते, जब मन में आता है तो बिंदी लगा देते, जब मन में आता नहीं लगाते। तो ध्यान रखेंगे, ये बहुवचन के लिए, ये एक वचन के लिए, ये मतलब एक से ज़्यादा होता है, या सम्मानजनक के लिए भी लगाया जाता है। जैसे आपके पिताजी हैं तो एक, लेकिन अगर आप उनका वाक्य बनाओगे, कुछ भी पिताजी आ रहे हैं, तो आप बिंदी लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि आप उन्हें सम्मान दे रहे हैं। ठीक है, और ये एक वचन के लिए है, जो और क्या हमारे से छोटों के लिए है।
तो ये बहुवचन के लिए आएगा, ये एक वचन के लिए आएगा। अब याद कैसे रखेंगे, तो देखो मैंने बिंदी लगा दी, तो ये इसमें नहीं लगाई, तो ये ज़्यादा हो गया ना अपने आप में, बिंदी एक फालतू लग गई ना, तो ये ज़्यादा हो गया ना, तो ये बहुवचन के लिए और ये एक वचन के लिए, और ये सम्मानजनक के लिए भी। हमारे से जो महापुरुष हैं या हमारे पूज्य हैं तो उनके लिए लगाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। वैसे सबको पता होगा, लेकिन हो सकता है कि अभ्यर्थी को नहीं पता, तो मैंने बता दिया। हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है, तो 23 का रहेगा आपका राजस्थानी, ठीक है। हिंदी काव्य धारा किस के, देखो जो प्रश्न, हिंदी काव्य धारा किसकी रचना है, हिंदी काव्य धारा किसकी रचना है भाई, तो ये रामाशंकर शुक्ल, रसाल, महेश दत्त शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, भागीरथी मिश्र। एक बार तो मैं ये सांकृत्यायन देख लेना, ये एक बार केवीएस के इंटरव्यू में पूछा गया था, वो कई बार शुद्ध अशुद्ध में भी आता है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इसको ऐसे लिख देते हैं, बीच में क्या है, बाकी तो ऐसे ही बीच में आधा से लिख देते हैं, लेकिन ये सांकृत्यायन है, सांकृत्यायन, इसमें सांस्कृत्यायन नहीं है, सांकृत्यायन है। ये एक बार शुद्ध अशुद्ध में पूछ लिया गया था, ये ध्यान रखेंगे। तो इसका उत्तर भी क्या रहेगा, यही रहेगा, राहुल सांकृत्यायन, ठीक है, राहुल सांकृत्यायन। हिंदी काव्य धारा, ये बिल्कुल आसान प्रश्न है, लेकिन पूछे जाते हैं, ये आगे भी आएंगे, ऐसा नहीं कि ये आगे नहीं पूछे जाएंगे। हिंदी भाषा के वर्तमान स्वरूप को विकसित और संस्कारित करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है, तो 25 का रहेगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसमें हम थोड़ा सा समय लेंगे। देखो जब महावीर प्रसाद द्विवेदी से पहले की जो भाषा थी, खड़ी बोली का तो प्रयोग तब भी होता था थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी युग की थे और पूरे युग का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा है, द्विवेदी युग, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग के, द्विवेदी के नाम पर ही इनके युग का नाम पड़ा है द्विवेदी युग, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या है, व्याकरणिक अशुद्धता बहुत होती थी, मतलब व्याकरण की शुद्धता पर ध्यान नहीं दिया जाता था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रचार प्रसार किया कि जब भी आप लिखिए तो व्याकरण की शुद्धता पर ध्यान रखिए। और इनकी जो सरस्वती पत्रिका थी, हालांकि सरस्वती पत्रिका का संपादन 1900 से होने लगा था, लेकिन भाई वो इतना मतलब कि प्रगति पर नहीं थी, तो ये संपादक बने थे 1903 में। तो इन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से भी ये कहा कि जो आप हिंदी लिख रहे हो ना, वो खड़ी बोली में शुद्धता पूर्वक लिखो। फिर 1903 से लेकर 1920 तक ये सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, तो ये इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए। भाषा में परिवर्तन किस स्तर पर नहीं होता, ध्वनि, रूप परिवर्तन, लिपि परिवर्तन, वाक्य रचना। तो 26 का आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 आएगा, लिपि परिवर्तन, ठीक है। भोलानाथ तिवारी ने किस स्वरों पर स्थान नहीं देते, भोलानाथ तिवारी ने किसे स्वरों में स्थान नहीं देते, किसे स्वरों में स्थान नहीं देते। अब ये प्रश्न बिल्कुल आसान लगेगा, लेकिन ये प्रश्न आपका गलत हो सकता है, क्योंकि हम ध्यान ही नहीं देते। स्वर 11 ये हमने रट रखा, लेकिन यहाँ ध्यान रखें, भोलानाथ तिवारी किसी स्वरों में स्थान नहीं देते इन चारों में से, ठीक है। तो 27 का आप रहेगा री। ये भोलानाथ तिवारी ये स्वरों में से स्थान नहीं देते, क्योंकि भाई इनका मानना है कि जो री स्वर है ये संस्कृत का स्वर है, ये हिंदी का नहीं है, ठीक है। और री, अगर एक बात और बता देती हूँ मैं, अभी मेरे दिमाग में आ गई है, हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन लंबी मतलब एक एक बात अगर मेरी बोल रही ध्यान से सुनोगे तो एक एक शब्द मेरा एक एक क्वेश्चन आपका बन रहा है। री शब्द है ना, जहाँ पर भी आपको किसी भी शब्द में री दिखाई दे जाए तो 100% कहती हूँ गारंटी के साथ ये आपका तत्सम शब्द होगा। 100% गारंटी के साथ कहती हूँ, 99 भी नहीं, ये आपका संस्कृत का शब्द होगा, ठीक है। संस्कृत का जहाँ पर भी री दिखे, इसलिए भोलानाथ तिवारी मानते हैं कि री है ये संस्कृत का, इसलिए स्वरों में स्थान नहीं देते हैं। तो री, ये आपका री इसमें आएगा। और बाकी मैं ये तो नहीं कहूँगी आँख बंद करके आँख खोल के लगाना, लेकिन ये कि री है ये आपका संस्कृत में आता है, ठीक है। किन ध्वनियों का उच्चारण बिना स्वरों के नहीं किया जा सकता है, तो 28 का रहेगा आपका उच्छिप्त ध्वनियों का, अयोगवा स्वर ध्वनियों का, व्यंजन ध्वनियों का।
तो ये देखो घुमा फिरा कर पूछ लिया गया है। वही परिभाषा है कि व्यंजन की परिभाषा जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, ये थोड़ा सा घुमा दिया गया है। उत्क्षिप्त आपको पता ही है, अड्डय और अड्डय बिंदु वाले हैं, ये आएगा। अयोग हुआ का आपको पता ही है, ये वाले आएंगे। ठीक है, ये 2 हैं, दोनों की संख्या 2-2 है। संवर्धनीय निम्न भाषा में विद्वान में किसी अभ्रम भाषा को देश भाषा माना है, तो 29 का रहेगा आपका सभी ने माना है। और आगे बढ़ते हैं, जिन प्रश्नों में समझाने की चीज़ें है उसी में हम समय लेंगे। यदि किसी शब्द का अर्थ अमूर्त होता है किंतु कालांतर में यानी आगे जाके में अमूर्त अर्थ लुप्त होकर उसके स्थान पर कोई मूर्त अर्थ प्रचलित हो जाता है, तो अर्थ का मूर्तिकरण होता है। ये अर्थ का मूर्तिकरण होना किसका कथन है, ये भी कथन पूछा गया। ये द्वारिका प्रसाद सक्सेना का। अब अमूर्त मतलब कि वही बात है, जैसे एक शब्द के अनेक अर्थ है। जैसे आप बोल रहे, जैसे आप बोलते हैं ना, बहुरी भाषा के जो बहुरी समास के जो शब्द होते हैं वो अमूर्त के आते हैं। जैसे मान लिया कि आपने, जैसे कि आपने बोला कि एक दंत, ठीक है, एक दंत है। जिसने भी जैसे भगवानों के नाम है, ये बहुरी भाषा के है। तो बहुरी भाषा के जो शब्द होते हैं वो अमूर्त में आते हैं, जिनका अनेक अर्थ होता है, मतलब कि जो अपने आप में अमूर्त। लेकिन मूर्त मतलब वो होता है जो अन्य अर्थ नहीं होता, बहुरी में नहीं आते, वो बीच में मूर्त में आएंगे। ठीक है, जैसे देख, मूर्त मतलब जो हमारे आंखों के सामने हो, अमूर्त मतलब जिसमें कल्पना होती है। अब आपने देखा भाई, आपने मान लीजिए अभी आप बोल रहे हो कि जैसे एक दंत है, तो ये हमारी कल्पना है भाई, गणेश का एक दंत होता, तो ये हमारी क्या कल्पना है। अब ये नहीं पता कि हमें एक दंत था या नहीं था। ये अमूर्त मतलब ज़्यादातर काल्पनिक होते हैं। और मूर्त जो हमारी आंखों, जैसे मैंने बोला अभी बादल, तो आपकी आंखों के सामने बादल है। अभी मैंने बोला आपको पुस्तक, तो आपके कोई ना कोई आपकी आंखों में मतलब आंखों के सामने चित्र है, तो ये मूर्त है। ठीक है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम सोचते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो देखिए, हालांकि ये बिल्कुल आसान है, लेकिन अगर ये किसने कहा है तो ये आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये आपको ये याद करने पड़ेंगे। तो इसका रहेगा 31 का आपका रहेगा 4 भोलानाथ तिवारी। तो भोलानाथ तिवारी की 2 परिभाषा आ चुकी है। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो भोलानाथ तिवारी की है। भाषा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, फिर वो असत्य वाली। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, पहले तो आप इसको ध्यान से पढ़ो। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा का अंतिम रूप होता है। भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है। भाषा परिवर्तनशील है। तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। भाषा परिवर्तनशील है, बिल्कुल परिवर्तनशील है। देखो, जब हमने, जैसे मैं शुरुआत से लेकर चलूँ, जैसे हमारे आदि मानव जो हमारा जब समाज की शुरुआत हुई थी, अब उस समय ये तो नहीं थी भाई आपको हिंदी बोलनी है, अंग्रेजी, वो सांकेतिक भाषा होती थी उनकी, यानी संकेतों के माध्यम से बातचीत करते थे। अब उनको नहीं पता था कि हिंदी बोलनी है, अंग्रेजी बोलनी है, फ्रेंच बोलनी है, जो भी जर्मनी बोलनी है। तो लेकिन जैसे जैसे भाषा में परिवर्तन हुआ तो इनकी लिपि भी अलग अलग हो गई भाई। क्या, जैसे अंग्रेजी की लिपि रोमन है तो रोमन में, हिंदी की लिपि देवनागरी है, तो अलग अलग भाषाओं की अपनी लिपियाँ निश्चित। ये अभी परिवर्तन हुआ तभी तो निश्चित हुई, आगे भी परिवर्तन होता रहेगा। भाषा की भौगोलिक सीमा बिल्कुल भौगोलिक सीमा है। जैसे आपने देखा होगा आपके गांव में, जैसे मैं अपने से लिखूँ, जैसे मेरे गांव में ओ की मात्रा ज़्यादा लगती है। ठीक है, कहीं पर क्या है, हर एक आपके मामा के में कौन सी भाषा होगी, आपके गांव में कौन सी भाषा होगी, या आपके ससुराल में कोई और, मतलब भाषा है, भाषा नहीं कह सकते, वो बोली कहेंगे। ठीक है, भाषा तो हिंदी ही है, भाषा तो हिंदी है, लेकिन बोली में परिवर्तन थोड़ा बहुत आता रहता है। हर 4-5 किलोमीटर में परिवर्तन आ जाता है। भाषा का अंतिम रूप है, तो यही इसका उत्तर होगा। ये असत्य कथन है। भाषा का अगर अंतिम रूप होता तो इतनी भाषा, 22 भाषाओं तो हमारे संविधान में दर्जा दिया गया, और भी बहुत सी भाषाएं हैं। तो भाषा अगर अंतिम रूप होता तो इतनी भाषा थोड़ी ना बनती, एक से काम चला लेते। आगे भी परिवर्तन, और भी बहुत सी भाषाएं बनेंगी। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। ठीक है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, बिल्कुल जी। अब ये थोड़ी ना कि आपके जो माँ बाप बोल रहे हैं तो वही आगे आप नहीं बोलोगे, या और कोई नहीं बोलेंगे, या और कोई आपके पड़ोसी नहीं बोल सकते, सभी बोल सकते हैं भाई। सामाजिक संपत्ति पैतृक संपत्ति नहीं है, ये सामाजिक संपत्ति है। भाषा के अंग नहीं है,
तो शक्ति ध्वनि ये सबको पता है, ये नहीं आएगा इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते। भाषा परिवर्तन में किस स्तर में नहीं होता? तो ध्वनि परिवर्तन, रूप परिवर्तन, लिपि परिवर्तन, वाक्य रचना परिवर्तन। तो ये आपका रहेगा 34 का लिपि परिवर्तन। भाई ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि लिपि में परिवर्तन, ये मैं देख के बताऊंगी, आप सोच के बताना। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान में अष्टम सूची में शामिल नहीं किया गया है? मतलब संविधान की जो 8वीं सूची है, संविधान की जो 8वीं सूची है उसको क्या है, संविधान में 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। ठीक है, संविधान की 8वीं सूची में संविधान की 22 भाषाओं को क्या है, हमारे देश की 22 भाषाओं को संविधान में दर्जा दिया गया है। तो इनमें से कौन सी है जिसको नहीं दिया गया है? डोगरी है, मैथिली, छत्तीसगढ़ी है, उर्दू है। तो 35 का आपका रहेगा 4, उर्दू को नहीं दिया गया है, बाकी को दिया गया। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेद राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो 36 का आपका रहेगा 343 अनुच्छेद से 351। अब देखो 351 में ये बार बार पूछा गया है, जो आपका अनुच्छेद है इसमें हिंदी भाषा का विकास पर जोर दिया गया है। इसे हिंदी भाषा विकास मतलब कि बहुत ज़्यादा, मतलब इसको और ज़्यादा फैलाना, और ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार करना। ठीक है, इसमें तो इसे संवैधानिक रूप का दर्जा दिया गया, लेकिन इसका 51 में इसे का विकास की ओर दर्जा दिया गया, नहीं प्रचार और प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा करना। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो 37 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 3, शोर सैनी से हुई है, आपको सबको पता है। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 38 का रहेगा आप बीजी खेर। ये प्रश्न आसान है लेकिन बार बार पूछा गया है। वैसे सबको याद होगा कि 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खेर। ख ग जय पे ध्वनियाँ हैं, ये भी आसान है लेकिन महत्वपूर्ण है। ये अरबी फारसी है, ये भी आसान है लेकिन ये पूछा गया। 40 का आपका रहेगा 2 रहेगा आपका, इसमें ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटीर लिपि, नागरी लिपि, ये इनका क्रम लगाना देख लेना। लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख अष्टाध्यायी, और अष्टाध्यायी रचना किसकी है? पाणिनि की है। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की है, ये भी याद रखेंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज की भारतीय भाषाओं के अध्यापक कौन थे? ये भी आसान है लेकिन पूछा गया, जॉन गिलक्राइस्ट। फोर्ट विलियम कॉलेज में भारतीय भाषाओं के अध्यापक कौन थे? जॉन गिलक्राइस्ट। ये गिलक्राइस्ट भी आ सकता है कहीं। भारतीय भाषा परिवार के 2 वर्गों में कैंटुम और शंतुम के जन्मदाता कौन है? तो 43 का आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 अस्कुली। कौन सी भाषा कृत्रिम कही जाए? कृत्रिम मतलब बनावटी, जो बनाई गई है। ठीक है, जो प्राकृतिक मतलब अपने आप विकास की है लेकिन कुछ बनाई गई है, तो ये अपभ्रंश है। डिंगल पिंगल का शब्द, डिंगल पिंगल का संबंध किसे? देखो यहाँ मैं थोड़ा सा समय लेना चाहूँगी। डिंगल, देखो डिंगल बनती है राजस्थानी प्लस कौन सी आएगी आपकी? राजस्थानी प्लस इसमें आएगी आपकी ब्रजभाषा। 1 मिनट भाई। तो भाई डिंगल पिंगल, देखो राजस्थानी इसमें आपकी डिंगल आएगी, पिंगल मतलब ब्रजभाषा। ठीक है, तो इसमें आपका रहेगा जो कर्कश, जिसमें कर्कश शब्दों का प्रयोग होता था वो आपकी राजस्थानी डिंगल में आएगी। यानी कर्कश मतलब जिसमें आपके ड और ड ऐसे जो आपके ड नहीं है, जो ट वर्ग वाले वर्ण है ना, वो इसमें आएंगे डिंगल में। और इसमें पिंगल में ट वर्ग वाले वर्ण नहीं होते थे। डिंगल जो आपके आदिकाल में प्रयोग होती थी ज़्यादातर, क्योंकि आदिकाल में जैसे कि वीरता प्रधान ज़्यादा, जैसे रासो ग्रंथ है उनमें डिंगल है। डिंगल मतलब वीरता प्रधान यानी वीरता प्रधान ग्रंथ लिखे गए थे, वो डिंगल भाषा थी जिसमें डैड, देखो डै से ये लग रहा है, इसमें डैड ट वर्ग वाले वर्ण प्रयोग होते थे, लेकिन पिंगल में ट वर्ग वाले वर्ण प्रयोग नहीं होते थे। ये कानों की प्रिय भाषा थी। तो 45 का आपका रहेगा ये डिंगल पिंगल ये का संबंध, ये आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ब्राह्मी लिपि कितनी शैलियाँ थी? ब्राह्मी लिपि में आपकी थी 2। ऑप्शन नंबर ब्राह्मी लिपि में कितनी शैलियाँ थी? 4 थी।
आगत परिकल्पना किन शब्दों के कारण नहीं की गई है, तो इसमें दो अंग्रेजी। देखो आगत स्वर की परिकल्पना किन शब्दों के कारण की गई है, ये आ है ना, इसमें ये आ आएगा, ठीक है, ये आएगा, ये क्या है, इसमें प्रिंट में कर दिया गया, तो ये वाला आएगा इसमें, ये वाला। जैसे आप लिखते हो ना डॉक्टर, डॉक्टर, तो ये अंग्रेजी भाषा का क्या है, वर्ण है, ये अंग्रेजी भाषा का वर्ण है, ये वाला, ये अर्ध स्वर जिसे बोलते हैं ना, अर्ध स्वर, ये अंग्रेजी भाषा, जैसे डॉक्टर लिखते हो आप वो। देवनागरी लिपि में क्या सत्य नहीं है, तो देखो दाएं से बाएं, यही सत्य नहीं है। ये क्या है, बाएं से दाएं, जैसे यहाँ से इस तरफ वाला हमारा जो हाथ होता है वो क्या बाएं होता है, तो ऐसे ऐसे लिखते हैं हम, दाएं से बाएं नहीं, बाएं से दाएं लिखते हैं, उल्टा लिखा गया है। ये नागरी में वर्णात्मक लिपि सिरोरेखा, सिरोरेखा का मतलब होता है, जैसे मैंने ये क्या लिखा, अब ये ऊपर क्या है, ये सिरोरेखा कहलाती है, यानी सिर पर जो रेखा खींची जाती है। तो 48 का आपका रहेगा ए। 49 में देखेंगे आप, प्रति देवनागरी प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया है, 49 का आपका रहेगा ए। भारतीय भाषा परिवार की प्राचीन भाषा का नाम क्या है, इसका रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। तो भाई ये आपने 50 क्वेश्चन कहने को तो 50 थे, लेकिन मैंने इसमें कोशिश की है कि और ज़्यादा, कम से कम मैंने इसमें आपके 60-70% ज़रूर करवा दिए हैं। अगर आप बता रही हूँ कि नोट्स के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो टीजीटी पीजीटी के 999 के मिल रहे हैं। अगर आप टीजीटी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर सभी के चाहिए तो 2000 रुपये में आपको ज्वाइंट मिल जाएंगे। चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर लेना, पीजीटी की, नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की। नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के आपके शॉर्ट नोट्स भी हैं, इसके साथ ही आपके लिखित पेपर के भी हैं, इसके साथ मूल पुस्तकें भी हैं। मतलब कि ये है कि पूरा 100%, क्योंकि मेरे पास मैसेज आते हैं, मैम आपके पास वो यूनिट है, वो यूनिट है। मैं कई बार बता चुकी हूँ, वही ध्यान से, कि पूरा पाठ्यक्रम है, उस यूनिट के हैं, उसके हैं। तो भाई ये मैंने बता दिया कि पूरा पाठ्यक्रम मेरे पास। हाँ, आपकी कितना ले पाते हो आप, मतलब कि ये अगर ऑब्जेक्टिव पेपर होता तो मैं गारंटी कह देती कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब क्या आपका लिखित पेपर है हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। हाँ, नेट की मैं गारंटी लेती हूँ क्योंकि वो पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर में आपका लिखित पेपर होगा, तो आप लिख कितना पाते हो ये आप पर डिपेंड करता है। हाँ, इतना जरूर कहूँगी, उससे 12% नहीं जाएगा। रही बात टीजीटी की, पीजीटी की, तो ईएमआरएस एनवीएस पेपर की मैं गारंटी लेती हूँ 1% बाहर नहीं जाएगा। लेकिन जो केवीएस है और हरियाणा के पेपर है उसमें आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ेगी। हाँ, साहित्य और व्याकरण उसमें भरपूर आ जाएगा, मतलब बाहर नहीं जाएगा, चाहे आप लिखित पेपर दे देना, लेकिन उसमें क्या है आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ेगी। एनसीईआरटी पूरे यूट्यूब पर मैंने निःशुल्क करवा रखी, पीजीटी का पूरा पाठ्यक्रम करवा रखा है। रही बात टीजीटी की, तो उसमें व्याकरण और जनसंचार, अभिव्यक्ति और माध्यम करवा रखे। बाकी ये हैं कि जैसे कि आपके आरो भाग 1 है, आरो भाग 2 है, वितान भाग 1 है, वितान भाग 2, ये मैंने पूरा करवा रखा है। आप निःशुल्क तैयारी करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी हमसे जुड़ सके, वो भी निःशुल्क का फ़ायदा उठा सकें। अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर को टीजीटी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर की तमाम जानकारी दी जाती है हिंदी से संबंधित। ठीक है, कोई भी संशय है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ये कोई कमेंट ऐसा होता है जैसे मैं कमेंट में जवाब देती हूँ, लेकिन कई बार कमेंट ऐसे आ जाते हैं जो मैं लाइव आकर बता दूँगी। तो जल्दी हम लाइव मिलते हैं 1-2 दिन में। कोई भी कमेंट है, कोई भी संशय है, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उनते करते रहिए। और मैं चाहती हूँ इसी भर्ती में आपका चयन हो जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय